व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2023 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 50 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2023 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। भारतीय इतिहास, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? ए. धौलावीरा, बी. बनावली, सी. कालीबंगा, डी. लोथल, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस स्थल से कालीबंगा की भांति हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इस स्थल की खुदाई 1973 से 1974 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर से घिरे थे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गोलियां, मनकी, तांबे के बाड़ाग्र, हल्की आकृति के खिलौने आदि मिले हैं। अगला प्रश्न, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? ए. सांख्य, बी. मीमांसा, सी. वैशेषिक, डी. चार्वाक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य थी। इसके प्रतिपादक कपिल थे। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से हुई है। चौथी शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा। यह दर्शन पहले भौतिकवादी था, बाद में अध्यात्म की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से ही हो सकती है। अन्य दर्शनों के प्रतिपादक इस प्रकार हैं। अगला प्रश्न, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ए. बौद्ध मत, बी. जैन मत, सी. वैष्णव मत, डी. शैव मत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। स्थानकवासी श्वेतांबर जैन संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। इस संप्रदाय की मान्यता है कि भगवान निराकार हैं, अतः ये किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। 17वीं सदी में लोकाशाह ने इस संप्रदाय की स्थापना की, जो पहले लोपांक या लौकागच्छ कहलाने वाले अमूर्ति पूजक संप्रदाय के सदस्य थे। स्थानकवासी से एक और समूह तेरापंथी निकला, जिसकी स्थापना 18वीं सदी में आचार्य भिक्खु ने की थी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए. रामचंद्र देव, बी. प्रताप रुद्रदेव, सी. मलिक काफूर, डी. राणा रतन सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। इस समय रामचंद्र देव देवगिरी का राजा था। बाद में अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को स्वायत्तता प्रदान कर दी, जिसके फलस्वरूप रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में सहायता की। अलाउद्दीन ने उसे राय रायन की पदवी, गुजरात में नवसारी की जागीर तथा भेंट स्वरूप 1 लाख स्वर्ण टके एवं राज छत्र आदि प्रदान किए। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? ए. एक दानशाला,
बी एक खैराती अस्पताल, सी एक पुस्तकालय, डी तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की तथा मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दार उल शफा की भी स्थापना की। अगला प्रश्न, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी हैदराबाद के निजाम, सी पंजाब के दलीप सिंह, डी बड़ौदा के गायकवाड़, ई नागपुर के भोसले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था हैदराबाद के निजाम द्वारा सर्वप्रथम स्वीकार की गई थी। अगला प्रश्न, कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? ए अंग्रेज व फ्रांसीसी, बी अंग्रेज व डच, सी अंग्रेज व मराठे, डी हैदर अली व मराठे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कर्नाटक के युद्ध अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य भारतीय भूभाग पर अपने क्षेत्र विस्तार के लिए लड़े गए। कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ चंदा साहब ने षड्यंत्र किया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब का तथा अंग्रेजों ने नवाब अनवरुद्दीन का साथ दिया। नवाब अनवरुद्दीन अंबूर के युद्ध में हार गया। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। पहली सूची है झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। दूसरी सूची है मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला खां, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। कोड है ए 4321, बी 4231, सी 3421, डी 1234। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। झांसी और ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे ने किया था, जो 4 जून 1857 को शुरू हुआ था तथा जनरल ह्यू रोज द्वारा 17 जून 1858 को कुचल दिया गया। लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और बिरजिस कादर ने किया था, जो कॉलिन कैंपबेल द्वारा 31 मार्च 1858 ईस्वी को दबा दिया गया। कानपुर और फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व क्रमशः नाना साहेब, तात्या तोपे और मौलवी अहमदुल्ला द्वारा किया गया, जो कॉलिन कैंपबेल और जनरल रेनॉल्ड्स द्वारा कुचल दिया गया। अगला प्रश्न, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ए चंपारण सत्याग्रह, बी असहयोग आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। बिहार में चौकीदारी कर आंदोलन सर्वप्रथम बेतिया से शुरू हुआ। अगला प्रश्न, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? ए 20 जुलाई 1905, बी 7 अगस्त 1905, सी 16 अक्टूबर 1905 या डी 7 नवंबर 1905। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बंग भंग का आदेश 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने दिया। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन का आदेश लागू हो गया, जिसके चलते इस दिन को सारे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। सामान्य भूगोल एवं पर्यावरण। पहला सवाल,
मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए उल्का, बी धूमकेतु, सी उल्कापिंड और डी क्षुद्र ग्रह। इसका सही उत्तर है डी। सौरमंडल में मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य उपस्थित छोटे छोटे आकार वाले खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी सूर्य, डी जुपिटर और डी चंद्रमा। इसका सही उत्तर है डी चंद्रमा। चंद्रमा का वह स्थान जहां मानव ने सर्वप्रथम पैर रखा, उस स्थान को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। 16 जुलाई 1969 ईस्वी को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी वाले चंद्र तल पर उतरे थे। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा का चमकीला भाग पर्वत है, जबकि गहरे धब्बे निम्न मैदानी भाग हैं। चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर लिबनिटिस पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 10,760 मीटर है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 1.25 सेकंड लगते हैं। अगला सवाल, सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 23 जून और ऑप्शन डी 23 अप्रैल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है तथा सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ध्यातव्य है कि पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्ट की भांति घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। इसी से दिन व रात होते हैं। अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी न होती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े और रातें छोटी होती, तथा दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। अगला प्रश्न, वृहद ज्वार कब आता है? ऑप्शन है ए जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, ऑप्शन बी जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, ऑप्शन सी जब तेज हवा चल रही हो और ऑप्शन डी जब रात बहुत ठंडी हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सागरीय जल के ऊपर उठकर तल की ओर आगे बढ़ने की क्रिया ज्वार कहलाती है। इसके लिए सूर्य एवं चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति जिम्मेदार होती है, किंतु चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है। ज्वार 2 प्रकार का होता है। वृहद ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस स्थिति को युतिव्युति या सिजीगी कहते हैं। और दूसरा लघु ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं, तब लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। ऑप्शन ए अफ्रीका से होकर, ऑप्शन बी एशिया से होकर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर से होकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण वॉशिंगटन में 1884 ईस्वी की सभा में हुआ। यह प्रशांत महासागर से होकर बेरिंग जल संधि से गुजरती है। यह 180 डिग्री देशांतर से निर्धारित की गई है। इस रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घटता है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन बढ़ता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाट से मिलता है? ऑप्शन ए पलानी पहाड़ी, ऑप्शन बी अनाईमुडी पहाड़ी, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी और ऑप्शन डी शेवराय पहाड़ी और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है। यह सुदूर दक्षिण की पर्वत श्रेणी है। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। प्राचीन काल में ये श्रेणी मलय पर्वत में सम्मिलित थी। अनाईमुडी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत शिखर है। पलानी पहाड़ी दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित पश्चिमी घाट और इलायची पहाड़ियों का एक पूर्ववर्ती विस्तार है। अगला प्रश्न, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ऑप्शन ए मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर, ऑप्शन बी सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, ऑप्शन सी मैकाल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागपुर और ऑप्शन डी सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन पठार का भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र राज्यों में है। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर पहाड़ी के अंतर्गत झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? ऑप्शन ए दक्षिण का पठार, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी उत्तरी पर्वत और ऑप्शन डी तटीय मैदान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार सबसे प्राचीन है जो भारत का सर्वाधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसी प्रदेश में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि स्थित हैं। अगला प्रश्न, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख व जास्कर, ऑप्शन बी वृहद हिमालय व पीर पंजाल, ऑप्शन सी वृहद हिमालय व जास्कर और ऑप्शन डी काराकोरम व लद्दाख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। कश्मीर की घाटी एक गहरा तथा विषम बेसिन है जो पीर पंजाल और विशाल हिमालय पर्वत श्रेणी के पश्चिमी छोर के बीच में स्थित है, जिसकी औसतन ऊंचाई 1600 मीटर है। कश्मीर घाटी अभी नूतन यानी प्लीस्टोसिन युग के दौरान करेवा झील की तलहटी थी, जो अब झेलम नदी के द्वारा जमा की गई तलछट और जलोढ़ मिट्टी से भरी हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी जावा और ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार द्वीप के सबसे निकट सुमात्रा है। ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा के बांडा लेक यानी इंडोनेशिया के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, जबकि दिए गए अन्य सभी स्थानों की दूरी ग्रेट निकोबार द्वीप से अधिक है। अतः विकल्प ए सही है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। पहला प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी और ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थीं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ऑप्शन ए अनुच्छेद 257, ऑप्शन बी अनुच्छेद 258, ऑप्शन सी अनुच्छेद 355 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 257 भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। हालांकि केंद्र को इस प्रयोजन हेतु राज्यों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? प्रावधान अनुसूची 9 में है। अनुसूची 3 में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा का प्रारूप तथा अनुसूची 4A में विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन वर्णित है। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है। शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए केशवानंद भारती वाद, ऑप्शन बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, ऑप्शन सी गोलकनाथ वाद और ऑप्शन डी सज्जन कुमार वाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सर्वप्रथम 1967 ईस्वी में गोलकनाथ के वाद में न्यायालय ने ये अवधारित किया कि मूलाधिकारों में संशोधन का संसद को अधिकार नहीं है, जबकि संसद को अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। इसके पश्चात केशवानंद का मामला सन 1973 में आया। इसमें न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को उलटते हुए ये अवधारित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूलाधिकारों को भी संशोधित करने का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 368 संसद को मूल ढांचे में परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। अगला प्रश्न, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था सन 1972 में, सन 1987 में, ऑप्शन सी सन 1985 में, ऑप्शन डी सन 1963 में और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। मणिपुर भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इस राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 7 और ऑप्शन डी भाग 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक प्राप्त है, जो न्यायालय में वाद योग्य है। ये अधिकार हैं अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15(4) सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब केवल 2 तरह की उपाधियां मान्य हैं। अनुच्छेद 18 एक राज्य सेना द्वारा दी गई व विद्या द्वारा अर्जित उपाधि, इसके अतिरिक्त अन्य उपाधियां वर्जित हैं। वहीं अनुच्छेद 18(2) द्वारा निर्देश है कि भारत का नागरिक इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 25 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार मानववाद के अधीन नहीं है। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी योजना आयोग, अब नीति आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग द्वारा किया जाता है। योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नीति आयोग के एजेंडे में गरीबी का निवारण प्रमुख लक्ष्य है। अगला प्रश्न, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है? ए बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर, बी बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर विदेश से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर, सी बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर उपदान जोड़कर, डी बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेश से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश के नागरिकों का सकल घरेलू एवं विदेशी आउटपुट सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, उत्पादन और उनमें होने वाली वृद्धि को राष्ट्रीय आय से जोड़ा जाता है। इसकी गणना बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास को घटाकर विदेश से प्राप्त सकल कारक आय को जोड़कर की जाती है। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? ए राष्ट्रपति, बी योजना आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना योजना आयोग की अनुषंगी संस्था के रूप में 1952 में की गई थी।
इस संस्था का प्रमुख कार्य योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन, विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा, योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव तथा योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करना है। अगला प्रश्न, अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की। ए वर्ष 2008, बी वर्ष 2009, सी वर्ष 2010, डी वर्ष 2012। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लॉन्च की, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित पहले से चल रही सभी अन्य योजनाओं को समाहित कर दिया गया था। इसके लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2006 में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना को अधिसूचित किया था। इस नीति के अंतर्गत समस्त ग्रामों को 2009 एवं घरों को वर्ष 2012 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह योजना विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के कार्यान्वयन के माध्यम से गांवों के विद्युतीकरण पर केंद्रित योजना थी। इसके अतिरिक्त यह योजना मुख्य रूप से फीडर अलगाव, उपसंचरण, वितरण नेटवर्क में सुधार और नुकसान को कम करने के लिए मीटरिंग इत्यादि पर केंद्रित है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को बाद में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल किया गया था, जिसे वर्तमान में सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। दूसरा, बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में होना चाहिए। तीसरा, योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रारंभ की गई आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना जीवन बीमा कवरेज के लाभ के साथ राज्य के ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया को आंशिक और स्थायी विकलांगता के लिए या फिर परिवार के एक कमाने वाले सदस्य को कवरेज प्रदान करेगी और 9वीं से 12वीं कक्षा में उनके पढ़ने वाले बच्चों को शैक्षिक सहायता जैसे विस्तृत लाभ भी उपलब्ध करवाएगी। इस योजना की पात्रता निम्नलिखित है। ग्राहक की आयु 18 वर्ष पूर्ण एवं 59वें जन्मदिन के समीप के बीच होनी चाहिए। दूसरा, ग्राहक परिवार का मुखिया या गरीबी रेखा के नीचे के परिवार बीपीएल का एक कमाने वाला सदस्य या पहचाने गए व्यवसायिक समूह या ग्रामीण भूमिहीन परिवार के अंतर्गत गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अतः कथन 1 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है ए कार्ल मार्क्स से, बी नक्सरे से, सी एडम स्मिथ से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अर्थशास्त्री रैगर नक्से द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा का विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न, बेसल 2 निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? नागर विमानन में सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से, बी साइबर अपराधों के प्रतिकूल उपायों से, सी खिलाड़ियों द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रतिकूल उपायों से, या डी बैंकों की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी
बेसल II मानक बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने से संबंधित है। इसका निर्धारण स्विट्जरलैंड के शहर बेसल में होने के कारण इन्हें इस नाम से जाना जाता है। वर्ष 1980 में बेसल I मानक तय किए गए थे। जून 2004 में आए बेसल II मानकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए बैंकों व वित्तीय संस्थाओं की एक निश्चित मात्रा में धनराशि अपने पास सुरक्षित रखने की मानक तय किए गए। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बैंकों के विवेकपूर्ण नियमन के लिए प्राथमिक वैश्विक मानक सेंटर है, जिसमें 45 सदस्य होते हैं, जिसमें केंद्रीय बैंक और अन्य बैंक के 28 अधिकार क्षेत्रों के पर्यवेक्षक होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में निर्गमन प्रणाली यानी कि नोट इशू आधारित है? ए, अनुपातिक कोष प्रणाली पर, बी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, सी, स्थिर विनिमय प्रणाली पर, या डी, पूर्व परिवर्तनशीलता प्रणाली पर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली अथवा न्यूनतम निधि पद्धति पर आधारित है। यह पद्धति रिजर्व बैंक ने वर्ष 1957 में अपनाई थी। इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपए से मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। इनमें स्वर्ण का मूल्य 115 करोड़ से कम का भी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, वित्त श्वेतक सुधार नरसिंहम समिति ने किन्हें कम करने का सुझाव दिया? ए, SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, बी, SLR, CRR और अग्रता क्षेत्रीय वित्त पोषण, सी, SLR और पूंजीगत मार्ग क्षेत्रीय वित्त पोषण, डी, CRR, अग्रता क्षेत्रीय वित्त पोषण और पूंजीगत मार्ग क्षेत्रीय वित्त पोषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए सरकार ने वर्ष 1991 में एम नरसिंहम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में 4 स्तरीय ढांचे की व्यवस्था की जाए, जिसमें 3 या 4 बड़े बैंक होंगे। SBI इसमें शामिल होगा और इसे शीर्ष स्थान प्राप्त होगा तथा यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना कार्य कर सकेगा। इसने कहा कि बेसल समिति द्वारा सुझाए गए उपायों को धीरे धीरे की जरूरत है। नरसिंहम समिति ने लाइसेंस प्रणाली को खत्म करने की भी बात कही थी। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए दूसरी बार एम नरसिंहम की अध्यक्षता में ही एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग प्रणाली को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया। इस समिति ने बड़े बैंकों को भी मिलाने पर बल दिया और कहा कि जहां पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय और कुछ राष्ट्रीय स्तर के बैंक हों, वहां पर छोटे स्थानीय बैंकों को खोलने पर भी बल दिया जाना चाहिए, जिससे राज्य के स्थानीय व्यापार, उद्योग तथा कृषि को बढ़ावा मिल सके। इस लिहाज से रिजर्व बैंक द्वारा नचिकेत मोर समिति का गठन भी किया गया। इस समिति ने छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं और भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने संबंधी बात कही। इस समिति के अनुशंसा के आधार पर ही सरकार द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय रुपए की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता यानी कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का अर्थ है ए कि यात्रा के लिए भारतीय रुपए का प्राधिकृत डीलर द्वारा विनिमय किया जा सकता है, बी कि माल और सेवाओं के व्यवसाय के प्रयोजन से भारतीय रुपए का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है, सी कि वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपये का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सन 1971 के बाद बहुत से देशों ने स्वर्ण आधारित विनिमय प्रणाली से हटकर अस्थायी विदेशी विनिमय दर प्रणाली की तरफ
रुख कर लिया। अस्थायी या लचीली विनिमय दर प्रणाली के तहत विभिन्न राष्ट्रीय मुद्राओं के बीच विनिमय दरों को बाजार में मांग और आपूर्ति के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। 1992 और 1993 में पहली बार केंद्रीय आम बजट ने भारतीय रुपए को आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बना दिया था। रुपए या किसी भी मुद्रा की परिवर्तनीयता को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है: चालू खाता परिवर्तनीयता और पूंजी खाता परिवर्तनीयता। पूंजी खाता परिवर्तनीयता का तात्पर्य यह है कि यदि कोई निवेशक, माना कि भारतीय, विदेशों में कोई संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसको अपनी सरकार से उसके रुपए को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करना पड़ता है। यदि सरकार रुपए को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर देती है तो वह विदेश में संपत्ति खरीद सकता है, अन्यथा नहीं। चालू खाते की परिवर्तनीयता का मतलब है कि मुद्रा की सीमा पार आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। चालू खाता विनिमयता लक्ष्यों, सेवाओं और आय के साधनों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित भुगतान पर प्रतिबंध हटाने से संबंधित है। सामान्य विज्ञान। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी ऊर्जा और ऑप्शन डी कार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके पूर्ण निरूपण के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। संवेग एक सदिश राशि है, जबकि दाब, ऊर्जा एवं कार्य अदिश राशियां हैं। अदिश राशियों के निरूपण के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए करचल ईंधन से, ऑप्शन बी बैटरी से, ऑप्शन सी द्रव क्रिस्टल से और ऑप्शन डी हाथ के विभिन्न संचलन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से प्राप्त होती है, जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ियों में ये ऊर्जा द्रव क्रिस्टल से प्राप्त होती है। सामान्य हाथ की चाबी वाली घड़ियां स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के कारण चलती हैं। अगला प्रश्न, भारी पानी वह पानी होता है? ऑप्शन ए जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, ऑप्शन बी जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं, ऑप्शन सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ऑप्शन डी जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक यानी आइसोटोप होता है, जिसके द्वारा भारी पानी में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अपरिवर्तित, ऑप्शन सी परिवर्तनशील और ऑप्शन डी सभी गलत हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात mg द्रव्यमान m सदैव अपरिवर्तनशील होता है, जबकि गिरने की स्थिति में g एक समान लगा रहता है, जिसे g के मान में तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वेग त्वरण g के कारण लगातार बढ़ता रहता है। इस प्रकार mg अर्थात भार अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी दूध से दही का बनना, ऑप्शन डी पानी में चीनी का घुलना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का पूर्व रूप पुनः प्राप्त किया जा सके।
जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का पूर्व रूप नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे दूध से दही बन जाने पर दही से किसी भी प्रकार दूध प्राप्त नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, वायु एक ऑप्शन ए यौगिक है, ऑप्शन बी तत्व है, ऑप्शन सी मिश्रण है, ऑप्शन डी विद्युत अपघट्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वायु में विभिन्न गैसें समानुपातिक न होकर भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद हैं, इसीलिए इसे यौगिक के बजाय मिश्रण कहा जाएगा। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी CaOH2, ऑप्शन सी Na2CO3, ऑप्शन डी NaHCO3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मछली है। ऑप्शन ए स्टोनफिश, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी मार्लिन और ऑप्शन डी हिल्सा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। विश्व की सबसे बड़ी मछली समुद्री व्हेल है। यह अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों के गदम क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी लंबाई 18.5 मीटर और वजन लगभग 43 टन है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था। ऑप्शन ए मिलर ने, ऑप्शन बी खुराना ने, ऑप्शन सी डी वेरिस ने, ऑप्शन डी केल्विन ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। डीएनए असंख्य छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड अणुओं के रासायनिक संयोग से बना एक विशालकाय अणु है। डीएनए की रचना का एक आधारभूत नियम है कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ जोड़े बनाता है। इसके अलावा केल्विन ने ताप के गतिवादी सिद्धांत की खोज की और 1953 ईस्वी में स्टैनले मिलर ने जीवन के उद्भव से संबंधित अनेक सफल प्रयोग किए। अगला प्रश्न, जीन्स इनसे बने होते हैं। ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड्स, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स और ऑप्शन सी लिपिड्स और ऑप्शन ई ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जीन्स न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिच मिशर ने वर्ष 1868 में की थी। जोहानसन 1905 ने जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने वाली रचना जीन या कारक कहलाती है।